इस वीडियो में हम संवर्धन सपोर्टिव सुपरविजन मॉड्यूल जो है, जो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो, संवर्धन सपोर्टिव सुपरविजन मॉड्यूल, उसका सुपरविजन कैसा हो, अवधारणा, उद्देश्य, इन सब का जो इसका भाग एक है उसको प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सपोर्टिव सुपरविजन की अवधारणा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सपोर्टिव सुपरविजन का आशय किसी भी संस्था या प्रक्रिया का इस उद्देश्य से अवलोकन करना है जिससे उसकी प्रभाविता व गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान कर सके। यानी कि उसकी प्रभाविता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान करना। विद्यालयी संदर्भ में सपोर्टिव सुपरविजन की अवधारणा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से विशेषकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों की मदद के उद्देश्य से संपूर्ण विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के अवलोकन व अध्ययन के उपरांत समस्याओं के तात्कालिक और दीर्घकालिक निदान एवं उपचार हेतु सकारात्मक सहयोग प्रदान करना ही सपोर्टिव सुपरविजन है। सरल शब्दों में सपोर्टिव सुपरविजन का क्या अर्थ होगा? सपोर्टिव सुपरविजन का अर्थ शिक्षकों को उनके कार्य को बेहतर ढंग से करने में सहयोग प्रदान करना है। एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप या एआरजी के सदस्य कौन कौन होंगे? एआरपी और डाइट मेंटर। एआरपी डाइट मेंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एआरपी डाइट मेंटर और एसआरजी को कैसे सुपरविजन करना चाहिए? तो इसका आंसर है किसी विद्यालय भ्रमण के दौरान विभिन्न मानक पर विद्यालय व कक्षा शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करने के उपरांत संबंधित शिक्षक को इसे बेहतर करने के निर्देश देते हैं। इसे सपोर्टिव सुपरविजन नहीं करेंगे यदि निर्देश देते हैं उसे अवलोकित करने के। लेकिन यदि इस अवलोकन के पश्चात वे संबंधित शिक्षक से बातचीत करते हैं, उन्हें सकारात्मक व सुधार के क्षेत्रों के बारे में सोचने को प्रेरित करते हैं, साथ ही आवश्यकता अनुसार डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उनके साथ मिलकर आगे की कार्य योजना बनाते हैं, तो निश्चित रूप से इसे शिक्षक का मनोबल बढ़ता है, वह बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि सुपरविजन करने आए संबंधित व्यक्ति ने मात्र निरीक्षण नहीं किया बल्कि उन्होंने सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान किया है। सपोर्टिव सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षक व प्रधानाचार्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में मदद करना और उनके मार्गदर्शन से बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार लाना ही सपोर्टिव सुपरविजन का मुख्य उद्देश्य है। सपोर्टिव सुपरविजन की सफलता कब मानी जाएगी? जब उसके माध्यम से शिक्षकों के मार्गदर्शन प्रदर्शन में सुधार होगा, जैसे शिक्षण अधिगम विधाओं में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करेंगे, शिक्षण के दौरान बच्चों की प्रगति का नियमित आकलन करना या करेंगे तथा उनका रिकॉर्ड बना के रखेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करेंगे आदि। इन सभी तकनीकों का जब इस्तेमाल कर रहे होंगे तो तब सपोर्टिव सुपरविजन सफल माना जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन के मुख्य उद्देश्यों को किन किन बिंदुओं के आधार पर समेकित कर सकते हैं? क्या है उसके मुख्य उद्देश्य? तो यह इस तरह से हैं, विद्यालय के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को प्रबंधन, शिक्षण प्रक्रिया आदि में प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण अधिगम माहौल को बेहतर बनाने के लिए, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देने के लिए, किसी विद्यालय या कक्षा में हो रहे बेहतर प्रयासों की पहचान, प्रशंसा, प्रोत्साहन देने हेतु, किसी परियोजना, योजना, कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वयन करने हेतु, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान निर्धारित स्तर के अनुरूप प्रगति जानने के लिए, आशा के अनुरूप प्रगति नहीं होने की स्थिति में उनके कारणों, बाधाओं और समस्याओं को जानने की या पहचानने के लिए, साथियों के साथ, नेक्स्ट है जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि साथियों के साथ विचार विमर्श कर उनकी सहायता से समस्या के निराकरण हेतु प्रयास करने के लिए। एक आदर्श विद्यालय की अवधारणा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एआरपी, डाइट मेंटर्स, एसआरजी भ्रमण के लिए जब किसी विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय की वर्तमान स्थिति की तुलना अपेक्षित स्थिति से, यानी कि किसी एक ऐसी आदर्श स्थिति से कर सकें जिसके लिए हमें एक आदर्श विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है। यानी
स्थिति से कर सकें तथा आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान कर सकें। यानी कि उनकी वर्तमान विद्यालय जहाँ भ्रमण करने जा रहे हैं उसकी स्थिति की तुलना किसी एक आदर्श विद्यालय से कर सकें, इसलिए आदर्श विद्यालय की अवधारणा की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं कि आदर्श विद्यालय की अवधारणा के मुख्य मापदंड क्या हैं, तो उसके लिए 6 मुख्य घटक हैं। पहला है भौतिक परिवेश और सुविधाएं, नामांकन, उपस्थिति व समता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गुणवत्ता, विद्यार्थियों का अधिगम स्तर, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, विद्यालय प्रबंध एवं सामुदायिक सहभागिता। यह 6 बिंदु आपने देखे हैं, ये 6 बिंदु हैं जो किसी आदर्श विद्यालय के मुख्य मापदंड माने जा सकते हैं। इसमें पहला जो मापदंड है, एक आदर्श विद्यालय के लिए भौतिक परिवेश एवं सुविधा कैसी होनी चाहिए, इस पर अब हम अपनी समझ बनाएंगे। तो विद्यालय परिवेश साफ सुथरा हो, भवन रंगा पोता हो, विद्यालय परिसर हरा भरा हो, खेल के लिए पर्याप्त स्थान हो, किचन गार्डन भी विकसित किया गया हो, हैंडपंप या नल द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था हो, साथ ही हेड वॉश की सुविधा हो, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो, वे स्वच्छ हो तथा उनका उपयोग किया जा रहा हो, विद्यालय में सभी आवश्यक अभिलेख उपलब्ध हों, वह अद्यतन हों। इसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय में समस्त कक्षाओं में समस्त विषयों की लर्निंग आउटकम की सूची चार्ट उपलब्ध हो तथा प्रदर्शित हो रहे हों। विद्यालय में कक्षावार समय सारणी बनी हुई हो, उसी के अनुसार शिक्षण कार्य हो रहा हो। विद्यालय में पुस्तकालय हो तथा उसका उपयोग बच्चों और शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जा रहा हो। विद्यालय का किचन साफ व स्वच्छ हो, बच्चों को निर्धारित मेन्यू के अनुसार एमडीएम मिल रहा हो। यह भौतिक ये हम जो सब हैं विद्यालय के भौतिक परिवेश और सुविधा से संबंधित हैं। इसके बाद एक आदर्श विद्यालय के लिए दूसरा मापदंड नामांकन और उपस्थिति एवं क्षमता कैसी होनी चाहिए। तो नामांकन या हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार 6 से 14 वर्ष के कुल चिन्हित बच्चों के सापेक्ष 100% नामांकन हो, जितना हमने हाउस होल्ड सर्वे किया है। नामांकन के सापेक्ष विद्यार्थियों की 90% से अधिक उपस्थिति हो। विद्यालय की गतिविधि जैसे कक्षा कार्य, प्रतियोगिताओं, खेल कूद आदि में बालिकाओं की सहभागिता हो तथा उन्हें विशेष प्रोत्साहन किया जा रहा हो। दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा हो तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा रही हो। नेक्स्ट है एक आदर्श विद्यालय के लिए तीसरा मापदंड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इस पर हम अपनी समझ बनाते हैं। तो पहला है कि सभी शिक्षकों को अपने अपने विषय से संबंधित कक्षावार लर्निंग आउटकम की जानकारी हो, सभी शिक्षकों ने शिक्षक डायरी अद्यतन की हो, वह अपने विषय से संबंधित शिक्षण योजनाएं बनाई हो, उसी अनुरूप शिक्षण कर रहे हों। ये शिक्षण योजनाएं लर्निंग आउटकम पर आधारित हैं। शिक्षक ने कक्षा में आवश्यक शिक्षण अधिगम सामग्री व अन्य संसाधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर रखी है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें टीएलएम का भी प्रयोग करते हों। उन्हें मात्र प्रदर्शन की वस्तु यानी कि टीएलएम को मात्र प्रदर्शन की वस्तु न बनाई हो, आवश्यकता अनुसार बच्चों को उनके साथ कार्य करने का अवसर भी प्रदान किया गया हो। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गुणवत्ता जो तीसरा मापदंड है, इस पर हम बात कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न शिक्षण विधियों जैसे समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, सीखने के लिए बातचीत, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, प्रोजेक्ट कार्य आदि का प्रयोग हो। कक्षा प्रबंधन में बैठक व्यवस्था इस प्रकार से हो कि सभी बच्चे शामिल हों और सभी प्रतिभागिता हो। कक्ष का माहौल सहज और सरल और भय रहित हो, बच्चा तनाव रहित होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हों, सभी बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा हो ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। शिक्षक बच्चों की बातचीत को ध्यान से सुन रहे हों तथा उन्हें बोलने व प्रश्न करने को प्रोत्साहित कर रहे हों। साथ ही बच्चों के प्रश्नों व जिज्ञासा के उत्तर भी दिए जा रहे हों, यह भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है कि बच्चों से कक्षा में अभ्यास कार्य कराए जा रहे हों, गृह कार्य दिया जा रहा हो, छात्र छात्राओं को श्याम पट्ट पर अभ्यास के अवसर दिए जा रहे हों, शिक्षक बच्चों के लिखित कार्य को आवश्यक जांच कर रहे हों और आवश्यकता अनुसार सुधार भी कर रहे हों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन अवश्य कर रहे हों ताकि शिक्षकों को यह ज्ञात रहे कि पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कक्षा वार विषयवार
कम संप्राप्ति वाले बच्चों का चिन्हीकरण किया जा रहा हो, अधिगम आधारित शिक्षण या उपचारात्मक शिक्षण किया जा रहा हो, या यह भी ध्यान रखें कि कोई भी शिक्षक कम संप्राप्ति वाले बच्चे, किसी भी बच्चे के लिए स्लो लर्नर, पीछे रह जाने वाला या कम कक्षा में सामंजस्य न बैठाने वाले बच्चे या पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, ऐसे शब्दों के रूप में संबोधित ना कर रहे हो। कक्षा 1, 2, 3 के लिए फाउंडेशन लर्निंग पर विशेष जोर या तदनुरूप शिक्षण किया जा रहा हो, पुस्तकालय और रीडिंग कॉर्नर उपलब्ध हो और बच्चे उसका उपयोग कर रहे हो। नेक्स्ट है मापदंड है हमारा एक आदर्श विद्यालय के लिए चौथा, यानी कि हमारा चौथा मापदंड जो है समस्त विद्यार्थियों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप हो। विद्यार्थियों ने हिंदी व गणित की फाउंडेशन लर्निंग से संबंधित मूलभूत लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिए हों। कम से कम 80% विद्यार्थियों ने पूर्व की कक्षाओं की 80% लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिए हों। राज्य परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई गई लर्निंग आउटकम परीक्षा को यानी सेट के 100% विद्यार्थियों ने 70% से ज़्यादा अंकों से उत्तीर्ण कर लिया हो। कक्षा 3 व उसके ऊपर की कक्षाओं के बच्चे किताब धारा प्रवाह से पढ़ रहे हों, उस पर आधारित प्रश्न बातचीत कर रहे हों, साथ ही वे पढ़ी गई पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हों, अपनी बातों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाते हों। कक्षा 3 और उसके ऊपर की कक्षाओं के बच्चे जोड़ घटाव गुणा तथा भाग की संक्रियाओं को कर लेते हों। एक आदर्श विद्यालय के लिए जो 5वां मापदंड है, यानी कि सहभागी क्रियाकलाप कैसा, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कैसा होना चाहिए, तो प्रातःकालीन सभा नियमित हो, उसमें प्रतिदिन विभिन्न प्रार्थनाओं को सम्मिलित किया जा रहा हो, विभिन्न गतिविधि जैसे समाचार वाचन, राष्ट्रगान, सूक्ति कथन, सामूहिक योग पीटी का आयोजन किया जा रहा हो। बच्चों जिसमें बालक व बालिका दोनों शामिल हो, यानी कि इसमें शामिल होने चाहिए बालक बालिकाएं, उक्त जो बच्चे शिक्षक द्वारा मिलकर प्रातःकालीन सभा का प्रबंधन व संचालन किया जा रहा हो। साप्ताहिक तथा मासिक स्तर पर विद्यालय में कक्षावार सामूहिक प्रतियोगिता जैसे वक्तव्य प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जा रहा हो। खेलकूद क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा हो, जिसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थियों विशेषकर बालिकाओं व दिव्यांग बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा हो। और नेक्स्ट है हमारे पास कि एक आदर्श विद्यालय के लिए जो छठा मापदंड है, विद्यालय सहभागिता कैसी होनी चाहिए, तो प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार या उस दिन अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को विद्यालय विकास समिति की नियमित बैठक हो, एसएमसी की बैठक हो तथा उसमें सभी सदस्य प्रतिभाग कर रहे हो। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में मुख्य रूप से शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा हो तथा विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों का समाधान ढूंढा जा रहा हो। विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के माता पिता से शिक्षक मिलते हों, इसका कारण जानने का प्रयास करते हों, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हों तथा बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हों। प्रधान अध्यापक प्रत्येक सप्ताह शिक्षकों के साथ बैठक करते हों तथा शिक्षण अधिगम की स्थिति की समीक्षा करते हों। साथ ही वे शिक्षकों को बेहतर कार्य करने हेतु कुछ सुझाव भी देते हों। प्रधान अध्यापक प्रत्येक सप्ताह किन्हीं 2 कक्षाओं का अवलोकन करते हों तथा सकारात्मक फीडबैक भी देते हों। प्रधान अध्यापक द्वारा स्वयं भी प्रतिदिन शिक्षण अधिगम कार्य किया जा रहा हो ताकि वे अपने अनुभव सभी साथियों के साथ साझा कर सकें, इसका और एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। प्रार्थना उत्सवों एवं विशेष अवसरों पर आयोजनों में समुदाय के सदस्यों को शामिल किया जाता हो। इन आयोजनों के माध्यम से बच्चों की सृजनशीलता को समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा हो। और नेक्स्ट है हमारे पास कि विद्यालय में बाहरी संसार को पाठ चर्चा से जोड़ने के लिए समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित किया जा रहा हो। अभिभावक या समुदाय के सदस्य विद्यालय में संदर्भ व्यक्ति के रूप में पाठ चर्चा की प्रक्रिया के क्रियान्वयन में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पहले वाला भाग था, भाग 1 सपोर्टिव सुपरविजन की अवधारणा, इसको बताया गया है कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।